मूवी स्टार्ट होती है और हमें वॉइस ओवर में बताया जाता है कि दूसरे पैरेलल यूनिवर्सेस की एक इविल एलियन प्रजाति है जिन्हें पैरू बोला जाता है। उनको सजा देने के लिए अर्थ पर छोड़ दिया करते हैं। उन्हें इंसानों के शरीर में कैद कर दिया जाता था और जब वो इंसान मरता था तो वो पैरू एलियन भी उस इंसान के साथ मर जाया करता था। लेकिन अगर पैरू इंसान की बॉडी से बाहर निकल जाए तो इंसान एक जिंदा लाश की तरह कोले के अंदर हवा में लटक जाता है। साथ ही एक पैरो एलियंस दूसरे इंसान के अंदर जाकर उन्हें अपना न्यू ह्यूमन होस्ट बनाकर अपने हिसाब से कंट्रोल भी कर सकते हैं। अब 14वीं सेंचुरी में हम देखते हैं कि एक औरत अचानक से हवा में उड़ने लगती है। उसके जिस्म में भी एक पैरो एलियन कैद था जो कि भागने की कोशिश कर रहा था। अब सिपाही उस औरत को लटकता हुआ देख उस पर तीर चला देते हैं, जिसके बाद वहाँ एक पोर्टल सा बन जाता है जिसमें से एक गाड़ी बाहर निकलती है और तब उस गाड़ी में एक थंडर नाम का एक छोटा रोबोट बाहर आता है जो सबसे पहले उस औरत को चेक करता है। असल में अच्छे एलियंस ने पूरे पैरो एलियंस को भागने से रोकने के लिए अपना सीनियर रोबोट यहाँ पर भेजा होता है जिसका नाम गार्ड था और उसके साथ ड्रॉइड असिस्टेंट थंडर भी था। वो भी किस्म का रोबोट ही था लेकिन किसी डिवाइस जैसा था। अब ये तो फ्यूचर से आए थे उस पैरो को रोकने के लिए, लेकिन तभी वो पैरो दोबारा से उस औरत को शरीर में चला जाता है और गार्ड पर डेडली अटैक करता है। लेकिन गार्ड उस पैरो को अपने हाथ के अंदर ही संभाल लेता है। तब वो औरत तीर से जख्मी होने के कारण ये कहकर अपना दम तोड़ देती है कि मेरी बेटी यान को बचा लो, वो बस एक छोटी सी बच्ची है, उसका ख्याल रखना। लेकिन गार्ड किसी इंसान के साथ रहना नहीं चाहता था। उसका प्रिंसिपल था कि वो कभी भी ह्यूमन के मैटर में इंटरफेयर नहीं करेगा। अब जैसे ही एक सिपाही उस बच्ची को जान से मारने वाला होता है तभी थंडर ह्यूमन फॉर्म में आकर उस सिपाही को मारकर बच्ची को बचा लेता है क्योंकि उससे बच्ची पर दया आ गई थी। अब बेशक गार्ड एक रोबोट था लेकिन उसके जिस्म में इंसानों के बहुत सारे अलग अलग रूप थे और वो दोनों एक पोर्टल खोलकर साल 2012 में आ जाते हैं जहाँ गार्ड उस एलियन को कंटेनमेंट में कैद कर देता है, जहाँ पहले से उसने 7 और पैरो एलियंस को भी कैद किया हुआ था जिन्हें उसने टाइम एंड स्पेस में जाकर पकड़ा था। तभी अचानक से बच्ची के रोने की आवाज आने लगती है और गार्ड को पता चलता है कि थंडर उस छोटी सी बच्ची को अपने साथ यहाँ 2012 वाली टाइमलाइन में ले आया है जिसका नाम यान है। तब थंडर गार्ड से कहता है कि अगर हमारे साथ एक बच्ची रहेगी तो हम पर किसी का भी शक नहीं जाएगा कि हम इंसान नहीं हैं और हम इसके ब्रेन की स्टडी कर ह्यूमन स्पीशीज के बारे में जान पाएंगे। इस बात पर गार्ड मान जाता है। यहाँ से सीन साल 1391 में आ जाता है और हम एक मैजिक करने वाले आदमी को देखते हैं जिसका नाम मुरुक होता है। मुरुक पेशे से एक बाउंटी हंटर था, साथ ही उसके पास एक जादुई पंखा था जो हवा को कंट्रोल कर 2 शेप शिफ्टिंग पावरफुल बिल्लियां निकालता है जो ह्यूमन फॉर्म्स भी ले सकती हैं और साथ ही अलग अलग वेपन्स भी निकाल सकता है। और मुरुक इन्हीं का यूज कर अपनी बाउंटीज पूरी करता है। मुरुक पुलिस स्टेशन आता है और वहाँ एक पोस्टर दिखता है जिसमें लिखा हुआ था ये कीमती चाकू जो कि क्रिस्टल का है, उसे ढूंढने पर 2000 सोने के सिक्के का इनाम है। तब उसे याद आता है कि मैंने इस क्रिस्टल के चाकू को पहले कहीं तो देखा है। ये सोचते ही उसे कुछ ख्याल आने लगते हैं लेकिन इन विजन्स में भी उसे चाकू दिखाई नहीं देता। तो वो चाकू के बारे में पता करने अपने पिता तियान के पास जेल में मिलने जाता है जिससे उसे पता चलता है कि सबसे पहले वो चाकू एक मछुआरे को नदी में मिला था, उसमें बहुत सारे हीरे लगे हुए थे। फिर वो चाकू के एक लोहार के पास ले गया ताकि वो हीरे निकलवा सके। लोहार ने बहुत कोशिश तो की लेकिन वो इन हीरो को नहीं निकाल पाया और गलती से वो चाकू एक आदमी को लग गया लेकिन वो उससे मरा नहीं बल्कि और भी ज्यादा पावरफुल हो गया। अब वो चाकू एक ऑफिसर के पास है, उसने उसे खरीदा है। उस ऑफिसर का नाम इयोन है और वो एक बार चलाता है। मुरुक अपने पिता को जेल से फ्री कर देता है और थैंक यू बोलकर चला जाता है। मुरुक मार्केट में इयोन के बार को खोज रहा होता है। इसी दौरान एक अजीब सा आदमी भी उस ऑफिसर इयोन से मिलने आया था जिसका नाम शूटर था। शूटर अजीब इसलिए था क्योंकि उसे देखने से ऐसा लग रहा था कि जैसे वो फ्यूचर से आया हो। उसने मॉडर्न सूट पहना हुआ था। शूटर इयोन से बोलता है कि ये चाकू मेरा है इसलिए चुपचाप बिना कुछ किए इसे मुझे दे दो। तब वो शूटर के जिस्म में कैद पैरो इयोन पर अटैक करके उससे चाकू हासिल करने की कोशिश करता है लेकिन इयोन चाकू को बाहर फेंक देता है और मौके पर इसकी मौत हो जाती है। लेकिन यहाँ मुरुक के पिता तियान भी उस चाकू को हासिल करने के लिए वहाँ पहुंच चुका था और वो उसे चुराकर भागने लगता है। अब उस चाकू को लेने उसके पीछे शूटर और मुरुक जाते हैं जिसके दौरान पीछा करते हुए मुरुक अपने मैजिकल चैन्स का यूज करके शूटर को रोकने की कोशिश करता है। लेकिन शूटर भी कोई आम आदमी नहीं था बल्कि उसके अंदर एक बहुत ही पावरफुल पैरो था। इसके बाद वो अपने अंदर से टेंटिकल्स निकालता है और मुरुक को पटक देता है लेकिन इसके बाद भी वो उसका पीछा नहीं छोड़ता, जिस बात से गुस्सा होकर शूटर मुरुक को मारकर बेहोश कर देता है और इसी दौरान उनसे वो चाकू कहीं खो जाता है। तभी वहाँ पर मुरुक के दोस्त आकर उसे होश में लाते हैं। अब उनकी नजर नदी के पार उस एक एलियन शिप पर जाती है। ये देखो ये लोग थोड़ा और पास जाते हैं जहाँ नदी के पास उन्हें एक लड़की दिखती है जो उन्हें देखकर यहाँ से भाग जाती है। अब ये लोग काफी हैरान परेशान थे कि आखिर स्पेसशिप और वो लड़की यहाँ पर कैसे है।
पर इस सीन के बाद हम साल 2022 के वक्त में आ जाते हैं, जहाँ हम गार्ड के साथ उसी बच्ची यान को देखते हैं, जो अब 10 साल की हो गई है। यान गार्ड को ही अपना डैड मानती है, लेकिन उस गार्ड के ऊपर शक भी होता है, क्योंकि इसके डैड कोई आम इंसान तो नहीं है। अब इस बात को पता लगाने के लिए वो अपना फोन गाड़ी में छुपा देती है, जिसकी मदद से वो गार्ड की बातें सुनती है। फिर उसको पता चलता है कि गार्ड कोई इंसान नहीं बल्कि एक एलियन है। अब इस सच के बारे में जानकर वो बहुत कंफ्यूज हो जाती है कि कहीं मैं भी एक एलियन तो नहीं। थंडर गार्ड को न्यू इम्प्लांटेशन मिशन के बारे में बताता है कि हमने अपने प्लेनेट से एक कैदी एलियन को जमीन पर लाना है और उसे इंसान की बॉडी में डालना है, लेकिन ऐसा करने के लिए हमने 107 इंसानों की जरूरत होगी, क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल एलियन है, मतलब 107 ह्यूमन होस्ट। रात के वक्त यान भी अपने डैड की तरह उनके साथी से बात करने की कोशिश करती है, लेकिन वो उससे कोई भी रिस्पॉन्स नहीं देता है। देन जब वो अपना मोबाइल निकाल रही थी तो वो अनजाने में उस कंटेनमेंट को खोल देती है जिसमें वो एलियन बंदी था, लेकिन इससे पहले वो कैदी वहाँ से आजाद होता तभी थंडर वहाँ आकर उसे बंद कर देता है। अब गार्ड के साथी को अपने पास पाकर यान काफी ज्यादा खुश हो जाती है। वो मासूमियत से उससे बहुत सारे क्वेश्चन करती है। तब थंडर को बताना ही पड़ता है कि मैं एलियंस को सजा देने के लिए इंसानों के जिस्म में कैद करता हूँ, और इस मकसद के लिए हम अलग अलग टाइम में जाते हैं, कभी फ्यूचर तो कभी पास्ट में, और उसे ये भी रिवील कर देता है कि हम तुम्हें भी पास्ट से लेकर आए हैं। तभी गार्ड भी यहाँ पर आ जाता है। थंडर गार्ड को बताता है कल हम जीसान हॉस्पिटल में जाकर उस एलियन को इम्प्लांट कर देंगे। अब मासूम यान जानना चाहती थी कि यहाँ हो क्या रहा है, तो वो भी अगले दिन जीसान हॉस्पिटल में जाती है, जहाँ पर वो आसपास की सभी चीजों की वीडियो बनाने लगती है। तभी गार्ड और उसका साथी थंडर भी अपने मिशन को पूरा करने के लिए यहाँ पर पहुंच जाते हैं। तभी आसमान में बहुत बड़ी एलियन शिप दिखाई देती है, जो एक बड़े से ब्लैक क्रिस्टल को हॉस्पिटल में भेजती है। वो पत्थर एक बड़े से गोल्डन रंग के अंडे में बदल जाता है। वो ब्लैक सब्सटेंस आसपास अपने टेंटिकल्स फैलाकर हॉस्पिटल के सारे लोगों को पकड़कर करप्ट करने लगता है, ताकि अपराधी एलियन को इंसानों के अंदर डाला जा सके। वो एलियन मून नाम के एक पुलिस ऑफिसर को भी करप्ट कर देता है। तब यान भी उन टेंटिकल्स को देख लेती है और उनसे बचने के लिए छुप जाती है। जैसा कि आपको पहले बताया मैंने कि इस पावरफुल एलियन को इंसान की बॉडी में डालने के लिए 107 ह्यूमन होस्ट चाहिए थे, जो कि उन्हें मिल गए थे, यानी कि उनका मिशन पूरा होने वाला था। इसी दौरान गार्ड यान को देख लेता है और काफी हैरान हो जाता है कि यहाँ पे क्या कर रही है, लेकिन वो उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देता और उस ब्लैक क्रिस्टल को अपने पास रख लेता है। इस चीज का फायदा उठाकर यान वहाँ से भाग जाती है, और जैसे ही उनका मिशन पूरा होता है सारे टेंटिकल्स वापस चले जाते हैं और इंसान दोबारा से पूरी तरह से नॉर्मल हो जाते हैं। शॉकिंग बात ये थी कि कुछ देर पहले उनके साथ क्या हुआ था ये उन्हें याद भी नहीं होता। तभी सीन एक बार फिर पास्ट में जाता है और हम एक जादुई कपल मैडम ब्लैक और मिस्टर ब्लू को देखते हैं, जो उस मिलबॉर्न टेम्पल के लीडर चैंग को कुछ एंटीक आइटम्स बेचने आए थे। लेकिन चैंग उनसे कहता है कि अभी फिलहाल मुझे वो कीमती चाकू चाहिए, इसलिए जाओ और पहले उसे लेकर आओ। वहीं दूसरी ओर हम मुरुक को देखते हैं, जो टाउन में जाने के लिए एक दूल्हे को डराकर भगा देता है और उसकी जगह खुद चला जाता है। फिर शादी होने के बाद वो अपनी दुल्हन को देखता है, जो असल में वही लड़की थी जिसको उसने स्पेसशिप के पास देखा था, लेकिन ये लड़की भी फ्यूचर से आई हुई थी क्योंकि उसके पास एक गन थी। तब वो मुरुक को एक ड्रिंक पीने के लिए देती है जिसमें उसने दवा मिला दी थी। तभी मुरुक को पता चलता है कि वो असली दुल्हन नहीं है, और इसी वक्त जादूगर हस्बैंड वाइफ अपने साथियों के साथ उस चाकू को लेने के लिए आ जाते हैं। वो जादूगर उस आदमी को अपने काबू में करके उस चाकू को लाने के लिए कहता है, और जैसे ही वो चाकू लाता है तभी वो फाइटर लड़की आकर उन जादूगर हस्बैंड वाइफ पर अटैक कर देती है और फाइनली उस चाकू को हासिल कर लेती है। लेकिन इतनी देर में मंदिर का मालिक चैंग भी यहाँ पर आ जाता है और वो फाइटर लड़की पर हमला कर उसे बेहोश कर चाकू ले लेता है, साथ ही उसे अपने मिलबॉर्न टेम्पल में हॉस्टेज भी बना लेता है। सीन वापस 2022 की यान पर आता है। यान अपनी दोस्त को एलियन की रिकॉर्ड हुई वीडियो दिखाती है। तब गार्ड और थंडर यान को घर वापस लाते हैं, जिस पर यान उनसे सच जाने की जिद करती है। फाइनली वो रिवील करते हैं कि पैरो एलियंस जो कि बुरे हैं उन्हें ह्यूमन माइंड में इम्प्रिजन करते हैं, इस उम्मीद से कि जब वो इंसान मर जाएगा उसके साथ वो पैरो एलियन भी मार जाएगा। लेकिन अगर उससे पहले पैरो एलियन ह्यूमन बॉडी से निकलने में कामयाब होता है तो उन्हें रोकना हमारा काम है। ये सच सुनकर यान समझ जाती है कि गार्ड और उसका ड्रॉइड असिस्टेंट थंडर अर्थ पर इसलिए ताकि वो इंसानों को बुरे एलियन से बचा सके। इन शॉर्ट वो दोनों अर्थ के प्रोटेक्टर्स हैं। देन हम उसी पुलिस ऑफिसर मून को देखते हैं, जो एलियन इम्प्लांटेशन के बाद वायलेंट हो रहा था क्योंकि उसके अंदर का पैरो एलियन उस पर कंट्रोल ले रहा था और अब वो आजाद होना चाह रहा था। तभी एक पैरो शिप अर्थ पर आने लगती है। थंडर गार्ड को बताता है कि मून नाम के एक आदमी के अंदर हमने उन पैरो एलियंस के लीडर को डाल दिया है, जिन्होंने हमारे प्लेनेट को बर्बाद करने की कोशिश की थी। इसलिए उनका पैरो स्पेसशिप आ रहा है जो मून के अंदर से लीडर को बाहर निकालने की कोशिश करेगा, इसलिए हमें उसे रोकना होगा। अब इसके बारे में जानकर गार्ड परेशान हो जाता है। तब गार्ड और थंडर उसे रोकने के लिए जाते हैं, जहाँ यान की जिद करने पर वो उसे भी साथ ले जाते हैं।
स्पेसशिप से एक रेड रोबोट निकलता है जो पुलिस ऑफिसर मून के पास आकर कहता है कि तुम्हारे अंदर मेरा लीडर है, इसलिए मैं उसको बाहर निकाल के रहूंगा। लेकिन इंसानों के जिस्म में सोए हुए पैरो एलियंस को फ्री करने के लिए उसे कीमती चाकू से स्टैब करना पड़ता है और वो इस टाइम में गार्ड के पास है। उस पावरफुल रेड रोबोट को रोकने के लिए गार्ड अपने रोबोट रूप में आकर उसके पास जाता है, जहाँ दोनों के बीच में काफी टक्कर की फाइट होती है और इसी बीच रेड रोबोट गार्ड से उस चाकू को हासिल करने में कामयाब हो जाता है और इसी दौरान मून भी मौका पाकर यहाँ से भागने लगता है। तो रेड रोबोट अपनी स्पेसशिप से उसकी गाड़ी का पीछा करता है, जिसके बाद गार्ड भी अपनी स्पेसशिप में आकर एलियन शिप पर हमला करने के लिए जाता है और उस स्पेसशिप की मेन जगह पर अटैक करने लगता है, क्योंकि स्पेसशिप की सारी ताकत इसी जगह पर थी। लेकिन रेड रोबोट उस मेन जगह को कहीं और शिफ्ट कर देता है और गार्ड के हमलों से बच जाता है। फोल्टर गार्ड पर ही वार करता है, जिस वजह से उसका स्पेसशिप पानी में गिरता है। अब रेड रोबोट मून को पकड़ लेता है और उस पर जानलेवा हमला कर देता है, जिस वजह से उसकी बॉडी के अंदर कैद एलियन लीडर आजाद होकर बाहर आ जाता है। उस लीडर का नाम कंट्रोलर होता है। ये देख गार्ड उस बुरे और खतरनाक लीडर कंट्रोलर को दोबारा से कैद करने के लिए जाता है, लेकिन रेड रोबोट उसे रोकता है, बार बार उस पर डेडली कॉम्बो अटैक्स भी करता है और इसी वजह से गार्ड कंट्रोलर को दोबारा से कैद करने में नाकाम रहता है। अब यहाँ पर रेड रोबोट का मिशन पूरा ही चुका था, इसलिए वो गार्ड को अपने साथ लेकर वहाँ जोरदार धमाका कर देता है, जिसकी वजह से गार्ड की पावर, उसकी एनर्जी कम होने लगती है और अब वो बेहोश पड़ा हुआ आता है। तब उसका साथी उसे होश में लाने के लिए अपनी एनर्जी उसमें डालता है। वो दोनों कंट्रोलर की स्पेसशिप के अंदर छुपकर पहुंचते हैं, जहां उन्हें उसके असली इविल प्लान के बारे में पता चलता है। असल में कंट्रोलर अर्थ पर हवा को रिलीज करना चाहता है। हवा एक तरह के गोले हैं जो अर्थ के क्लाइमेट को चेंज कर देंगे, जिससे उनके पैरो एलियंस बिना ह्यूमन होस्ट के रह सकेंगे और सारे ह्यूमंस मारे जाएंगे। अब इस स्पेसशिप में बड़े बड़े गोले थे जो उन एलियंस को जमीन पर रहने के लिए मदद करते थे। गार्ड कंट्रोलर को रोकने के लिए दमदार फाइट करने लगता है। तब उनके बीच काफी लड़ाई होती है, जिसमें गार्ड कंट्रोलर पर भारी पड़ रहा था और फिर अपनी ताकत से कंट्रोलर को स्पेसशिप से बाहर फेंक देता है। इसी दौरान कंट्रोलर के साथ साथ दो गोले भी बाहर निकल जाते हैं और कंट्रोलर बाहर के माहौल में बगैर इंसानी जिस्म के साथ नहीं रह सकता था। तब उसकी नजर यान पर पड़ती है, तो उसके अंदर जाने के लिए वो उसकी तरफ बढ़ता है, लेकिन तभी गार्ड का साथी थंडर उस पर बड़े हमले करने लगता है, जिस वजह से कंट्रोलर दोबारा से मून की बॉडी में आ जाता है। फिर वो एलियन लीडर अपने टेंटिकल निकालकर बड़े से ऑरेंज गोले को हवा में फोड़ देता है, जिस वजह से जहरीली गैस हर तरफ फैलने लगती है। अब जैसे ही आम लोग उस गैस के टच में आने लगे थे, देखते ही देखते तेजी से मरने लगते हैं। इसके बाद थंडर यान को गाड़ी में बिठाकर वहाँ से भेज देता है। देन हमें रिवील होता है कि फाइटर लड़की कोई और नहीं बल्कि बड़ी यान है, जो यहाँ पास्ट में फंसी हुई है और कंट्रोलर को ढूंढ रही है। साथ ही दोनों पैरो एलियंस जैंग और शूटर भी यहाँ पर पास्ट में फंसे हुए हैं यान की तरह, और वो भी कंट्रोलर को ढूंढ रहे हैं। उन्हें शक है कि कंट्रोलर ने पास्ट में आके अपने ह्यूमन होस्ट को चेंज कर लिया है। वो मून की बॉडी 60 और के अंदर चला गया है, लेकिन किसके अंदर ये पता नहीं, और इसी वजह से वो दोनों चाकू के पीछे थे और हर किसी को स्टैब कर रहे थे कंट्रोलर की रियल आइडेंटिटी पता लगाने के लिए। दूसरी तरफ मुरुक अपने दोस्तों के साथ मंदिर के सिपाहियों का गेटअप लेकर बिलबॉर्न टेम्पल में घुस जाता है। इसके बाद एक सिपाही उसे यान को खाना देने के लिए भेजता है। फिर मुरुक जब उसको खाना देने जाता है, तब वो यान से कहता है कि मैंने तुम्हें पहले कहीं तो देखा है, पर मुझे याद नहीं आ रहा है। ये सुनकर यान बोलती है कि ये तो तुम्हारी गलतफहमी है, मैं तो फ्यूचर से आई हूँ। फिर मुरुक उसे उसकी गन देकर वहाँ से चला जाता है और खाना खाने के बाद यान बेहोश हो जाती है, क्योंकि उसमें पॉइजन था। साथ ही साथ जादूगर कपल मैडम ब्लैक और मिस्टर ब्लू को खाने में पॉइजन था, लेकिन वो जान जाते हैं। इसके बाद मुरुक रस्सी की मदद से उनके पीछे से चाकू को चुरा लेता है। तभी उसको जादूगर कपल से पता चलता है कि खाने में पॉइजन मिलाया गया था। तब मुरुक मिस्टर ब्लू से एंटीडोट लेकर फौरन यान को बचाने जाता है। वो जल्दी से यान को एंटीडोट खिला देता है, लेकिन यहाँ चैंग और शूटर भी आ जाते हैं, जो मुरुक को अपने टेंटिकल से मार डालता है और फिर मुरुक और यान को एक ताबूत में डाल देता है। फिर हम 2022 का सीन देखते हैं, जहाँ गार्ड यान से कहता है कि मैं तुम्हें खतरे में नहीं डाल सकता, इसलिए मैं तुम्हें थंडर के साथ सेफ जगह पर भेज रहा हूँ। तब यान कहती है कि मुझे मेरे टाइमलाइन में वापस भेज दो, जिस पर गार्ड थंडर से उसे उसकी टाइमलाइन में भेजने के लिए कहता है। इसके बाद गार्ड अकेली मून को रोकने चाहता है, जबकि इधर मून गैस के गोलों को फैलाने में लगा हुआ था। तभी गार्ड उससे फाइट करने आ जाता है, लेकिन अब गार्ड की एनर्जी सिर्फ 5% ही बची हुई थी, जिस वजह से वो काफी कमजोर हो चुका था। फिर हम यान को देखते हैं, जो थंडर से कहती है कि हमें उन्हें अकेला नहीं छोड़ना चाहिए था। ये सुनकर थंडर तुरंत ही यूटर्न ले लेता है। तभी मून गार्ड को ढूंढकर उस पर हमला कर देता है। तब थंडर उसके पास आकर कहता है कि अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा, हम उसे अभी भी रोक सकते हैं अगर हम उस शिप की मेन जगह, जो कि इसकी ताकत का सोर्स है, उस पर हमला करें तो। गार्ड उस चाकू को बाहर हवा में फेंक देता है, जिसका इस्तेमाल करके थंडर शिप की मेन जगह पर हमला करने वाला होता है। तब मून उस पर लेजर अटैक कर उसे गिरा देता है। वो चाकू गार्ड के पास था, जिसे लेकर वो तीनों लोग भागते हैं। जिसके बाद गार्ड उस चाकू से एक टाइम ट्रेवलिंग पोर्टल खोलता है और ये लोग पहुंच जाते हैं पास्ट में, यानी कि 14th सेंचुरी के टाइम में। गार्ड सभी को पास्ट में ले आया था। यहाँ पर हम छोटे मुरुक और वो दोनों कपल मिस्टर ब्लू और मैडम ब्लैक को देखते हैं,
जो अभी काफी छोटे थे। वो तीनों टाइम ट्रेवलिंग पोर्टल को फर्स्ट टाइम देखते हैं। दूसरी ओर गार्ड और मून की हैंड टू हैंड तगड़ी फाइट होने लगती है, जिसमें गार्ड हारने लगता है। उसकी हालत मरने वाली हो जाती है, लेकिन तभी यान अपने बैकपैक में रखी गन से मून को शूट कर देती है। इस वजह से उसका इंसान वाला जिस्म मरने लगता है, लेकिन तभी उस गाड़ी पर हमला कर देता है जिसमें यान बैठी थी। गाड़ी जाकर पानी में गिरती है। पानी में चाकू यान के हाथों से फिसलकर कहीं पर खोज जाता है। थंडर यान से कहता है कि तुम्हें किसी भी तरह करके वो चाकू ढूंढना ही होगा, क्योंकि तभी हम सब कुछ ठीक कर सकते हैं। अब ये सभी लोग पास्ट में फंस चुके थे। वो एलियन लीडर कंट्रोलर भी यहाँ से चला जाता है अपने सर्वाइवल के लिए नया ह्यूमन होस्ट ढूंढने के लिए। तभी छोटे यंग मुरुक को नदी के किनारे यान मिलती है, जो अभी जिंदा थी। छोटा मुरुक नदी में जाकर यान के चाकू को ढूंढने लगता है, लेकिन वो उसे नहीं मिलता सिवाय उसके बैकपैक के। इसके बाद हम पानी में बड़े मुरुक को देखते हैं। वो अभी भी जिंदा था और उसको 10 साल पहले घटी हुई घटना फाइनली याद आ जाती है और उसको इसी घटना के विजन्स दिखते थे। वो दोनों रियलाइज करते हैं कि हाँ, वो पहले मिल चुके हैं। तब दोनों किसी तरह ताबूत से निकल जाते हैं। यान चैंग पर हमला कर देती है और टाइम ट्रेवल चाकू लेकर भागने लगती है। फिर शूटर यानी कि फर्स्ट एलियन यान को मारने वाला होता है। तभी यहाँ पर मुरुक पहुंच जाता है। वो अपने जादुई पंखे से तलवार निकलकर एलियन पर हमला कर उसका टेंटिकल काट देता है, जिससे वो फाइनली यान को छोड़ देता है। अब एलियन ने भी बदले में उस पर हमला कर दिया होता है, जिस वजह से वो बेहोश हो जाता है। अब यान उस एलियन के इंसानी जिस्म पर हमला करती है, लेकिन वो उसके चारों तरफ एक प्रोटेक्टिव कवर बना हुआ था, जिससे उसे कुछ भी नहीं होता। यहाँ वो जादूगर लेडी मैडम ब्लैक एक मैग्नीफाइंग मिरर की मदद से अपने हाथ को बहुत बड़ा कर लेती है और शूटर के हमले को रोकने लगती है। ये देख यान उस मैग्नीफाइंग मिरर को यूज करके गोली चलाती है, जिससे उसकी गोली भी बड़ी होकर उसके कवर को तोड़ते हुए इस बार उसके इंसानी जिस्म में लग जाती है। अब यान यहाँ से भाग गई थी, जिस पर जैंग यान का पीछा करता है। तब यान पानी के अंदर छुपकर गार्ड और थंडर के स्पेसशिप की ओर चली जाती है। मुरुक होश में आकर शूटर और उसके पैरो एलियन को मार देता है। मरने से ठीक पहले वो मुरुक को बताता है कि वो चीज तुम्हारे अंदर है। इस पॉइंट पर हमें मूवी का सबसे बड़ा ट्विस्ट रिवील होता है। तभी मुरुक को याद आता है कि 10 साल पहले जब छोटे यंग मुरुक ने छोटी यान को नदी से बचाया था, जंगल में उन्हें एक अजीब सी आवाज सुनाई दी थी। मुरुक उसे चेक करने गया। वहाँ उसे मून मिला, जिसके अंदर कंट्रोलर था। कंट्रोलर ने तब मुरुक के अंदर खुद को ट्रांसफर कर लिया, जिससे मुरुक अब उसका न्यू होस्ट बन गया था। दूर से वो दोनों जादूगर कपल भी ये चीज देख रियलाइज कर लेते हैं कि मुरुक ही अब कंट्रोलर है, जिसे सब ढूंढ रहे हैं। और तब दोनों एक दूसरे से पूछते हैं कि वो उसे मार दें या नहीं। इसी फाइनल ट्विस्ट के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। दोस्तों, मूवी पसंद आई हो तो हमारे चैनल 5 रिकैप्स को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। जल्दी मिलते हैं अगली वीडियो में।